नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ओम प्रकाश दास और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। उन्नाव दुष्कर्म मामले में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को 7 दिनों में हादसे की जांच पूरी करने के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 2 बजे तक पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मांगी। भाजपा ने विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। भाजपा ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के आरोपी को पार्टी से निकाला। राज्यसभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 पर चर्चा जारी। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है विधेयक में परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश और मरीजों के इलाज के लिए प्रस्ताव। लोकसभा में दिवाला और शोधन क्षमता संशोधन बिल पर हो रही है चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गाम्बिया में राष्ट्रीय असेंबली को किया संबोधित। कहा, दोनों देश टिकाऊ लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर सकते हैं एक दूसरे का सहयोग। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के लोगों से अपनी जड़ों से जुड़े रहने की अपील की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2008 के वैश्विक मंदी के बाद से ब्याज दरों में की कटौती। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता। आगे भी कटौती का दिया संकेत। और एजबेस्टन में आज से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज में होगी टक्कर। सबसे पहले बात उन्नाव रेप मामले की, और इस मामले में चीफ जस्टिस ने रेप पीड़िता के पिता की मौत को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि पीड़िता के पिता को हिरासत में लिए जाने और मौत के बीच कितना वक्त था, क्या पिता की मौत हिरासत में हुई। उन्नाव एसपी ने रेप पीड़िता की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मियों कांस्टेबल सुदेश पटेल, महिला कांस्टेबल सुनीता और रूबी कुमारी को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को 7 दिनों में हादसे की जांच पूरी करने के लिए कहा है। उन्नाव कांड से जुड़े सारे केसों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े सभी चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 2 बजे तक पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है और साथ ही कहा है कि अगर पीड़िता एयरलिफ्ट करने की हालत में है तो उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाए। पीड़िता की मां द्वारा लिखी गई चिट्ठी का जिक्र करते हुए सीजेआई ने सवाल उठाया कि वो चिट्ठी मुझ तक क्यों नहीं पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। खबर यह है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया है। भाजपा ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में विधायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि वो पहले ही निलंबित चल रहे थे। पार्टी ने इस पूरे मामले को सामने आने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया था, लेकिन अब उनका निष्कासन हो गया है। बड़ी कार्रवाई, लगातार इसकी चर्चा हो रही थी। कुलदीप सिंह सेंगर पे न सिर्फ दुष्कर्म का आरोप है, बल्कि उसके बाद पीड़िता और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जिस तरह के उत्पीड़न के मामले आए थे, उन मामलों को लेकर भी कहीं ना कहीं शक की सुई भाजपा विधायक की तरफ थी, कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ थी, और चौतरफा दबाव था। और एक बड़ी कार्रवाई भाजपा ने की है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और निष्कासन कर दिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, रामेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, क्या कहा है पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी ने जिस दिन घटना हुई उसी के बाद निलंबन कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से घटना लगातार बढ़ती गई, उनके पिता की हत्या हो गई,
पीट पीट कर मार डाला गया। उसके बाद जिस तरीके से दुर्घटना हुई, पार्टी को लगा कि इससे सभी पार्टी की प्रभावित हो रही है, क्योंकि पार्टी अपराधों से दूर रह के जिस तरीके से अपने को खड़ा करना चाह रही, तो फाइनली ये निर्णय लिया गया कि पार्टी इससे बाहर निकाल दिया जाए। और उसकी घोषणा दिल्ली में भी अध्यक्ष को तलब करके की गई है। अध्यक्ष को रात में ही दिल्ली बुला लिया गया था, सेंट्रल मंत्री पहले से ही दिल्ली में थे, और ये निर्णय हुआ कि पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। तो आज दिखा पड़ी में उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। ओपी जी बिल्कुल। ये बताएं कि कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा उनके कई सहयोगी और कई भाजपा के और कार्यकर्ताओं का नाम भी बार बार मीडिया में आ रहा था, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है? नहीं, ऐसी तो सूचना अभी नहीं, लेकिन इनके निकालते ही एक तरीके से मान लिया जाए कि जितने लोग भी पार्टी में जुड़े हुए हैं इनके साथ, उन सब का भी समापन हो गया है, क्योंकि बेसिकली इन्हीं के थ्रू पार्टी में उनका जुड़ाव था। तो एक बड़ा निर्णय दे दिया गया कि हम विधायक को निकाल रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की जो लोग इस घटना में जुड़े हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये पार्टी ने सीधा सीधा आदेश कर दिया है। क्या समय सीमा, कब तक के लिए निकाला गया है? क्या कोई इस तरह की बात भी सामने आई है? नहीं, इस तरीके की नहीं आया, पार्टी से अभी निकाल दिया गया, क्योंकि घटना इतनी बड़ी है और लगातार पार्टी बदनामी चल रही थी इनको लेकर के। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि जब तक सारी घटनाएं नहीं हो जाती, जो भी लास्ट में निर्णय होगा, अभी तक कोई टाइम नहीं डिसाइड किया गया और पार्टी से निष्कासन का फैसला लिया गया है। रामेंद्र, ये भी बताएं कि खबर ये भी है कि 3 पुलिसकर्मी जो पीड़िता की सुरक्षा में लगे हुए थे, उनको भी निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया है। क्या है ये पूरी खबर? ओपी जी, ये जो पीड़ित महिला थी, उनके साथ 2 महिला सिपाही और एक पुरुष सिपाही को रखा गया था, जो इनकी सुरक्षा में रखा गया था। लेकिन जब रायबरेली अपने चाचा से मिलने आ रही थी, तो कोई सुरक्षा कर्मी इनके साथ नहीं आया। पुलिस अधीक्षक ने जो सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में इन तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया। उसमें 2 महिला सिपाही हैं और एक पुलिस सिपाही। और ये कहा गया है कि इन्होंने सुरक्षा में लापरवाही बरती, अगर शायद ये होते तो घटनाएं न होती, इसलिए पुलिस अधीक्षक ने इन तीनों लोगों को निलंबित कर दिया है। तो क्या ये जो तीनों पुलिसकर्मी हैं, जो सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनसे पूछताछ की भी क्या प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल, सीबीआई स्टेप बाय स्टेप लगातार लोगों से पूछताछ कर रही। कल जिलाधिकारी और एसपी से मुलाकात करके उन्होंने रायबरेली में बात की, और जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं कि कहाँ कहाँ लीपोल रह गया, कैसे घटना घटित हुई, कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इस पर सीबीआई लगातार निगाह रखे हुए और उन सारे लोगों से पूछताछ कर रही कि लापरवाही हुई क्यों। तो उम्मीद है कि इनसे भी पूछताछ की जाएगी। अब एक आखिरी सवाल बताएं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को, जो केस चल रहा है अदालत में है, उसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया क्या अब तक सामने आ पाई है? देखिए, ये पीड़ित पक्ष लगातार कहता रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन पर और जो बाकी चीजों पर दबाव है, विधायक है, संपन्न व्यक्ति हैं और राजनीतिक पहुंच है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में उनका दखल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया, हमें लगता है, और इसी कारण से ये सारे मामले दिल्ली स्थानांतरित कर दिए हैं कि दिल्ली में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, और अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, कोर्ट पे भी नजरें। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, अपने संवाददाता विकास सारथी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष ने ये कहा है कि राज्य सरकार पीड़िता की पूरी मदद कर रही है। पूरी मदद के लिए तैयार है योगी सरकार, और जो भी इलाज, जो दी बेस्ट इलाज होगा वो इलाज यहाँ होगा, और जो भी उसके लिए फायदेमंद होगा वो सारे काम योगी सरकार करेगी। सीधे रुख करेंगे अब सुप्रीम कोर्ट का विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बताएं कि विकास की जो पहले से सीजेआई कह रहे थे इस पूरे मामले को कि दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, इस तरह के संकेत दिए हैं, आपको लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई, और इसके अलावा और क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने साफ बात ये कही है, संकेत जो सुबह दे रहे थे उसी को और साफ किया है कि ये मामले दिल्ली ट्रांसफर किए जाएंगे। औपचारिक आदेश इस पर 2 बजे देगा कोर्ट, और इसके अलावा और विषय भी यहाँ पर कोर्ट के सामने आए, जैसे कि चिट्ठी में देरी क्यों हुई, उस पर सेक्रेटरी जनरल ने अपना जवाब दिया। इसके अलावा कोर्ट ने जानकारी मांगी कि पीड़ित और जो उनके वकील हैं उनकी हालत कैसी है, और कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वो इस स्थिति में है कि उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है, तो उनको इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए। और इसके बारे में ये जानकारी कोर्ट को 2 बजे दी जाएगी कि किस स्थिति में अभी है पीड़ित। और कोर्ट ने ये भी इस मामले में सीबीआई से ये पूछा कि कितना समय लगेगा जांच में। इस पर सीबीआई ने कहा कि जो जांच है, हादसे की जो जांच है, उसमें
महीने भर का समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई और ये कहा कि आपको 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी हमको कि क्या कार्रवाई आपने की है। 1 महीना बहुत ज्यादा समय मांग रहा है सीबीआई, 7 दिन में कार्रवाई करे। अब यहाँ पर 5 मामले यहाँ पर सीबीआई ने बताए हैं कि इस पूरे विषय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रेप का मामला हो, ये जो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ ये है। इसके अलावा पीड़ित और शिकायत करता है उनके पिता के ऊपर एक आर्म्स एक्ट का के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी वो। इस तरह से कुल मिलाकर करीब 5 मामले हैं जो जुड़े हुए हैं दोनों शिकायतकर्ता और आरोपी से। ये सभी 5 मामले दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की अब पूरी उम्मीद है और तब साफ होगा कि सीबीआई आगे किस तरह से कार्रवाई करती है। ये जो केसेस हैं इनको ट्रांसफर करने की मांग पहले भी की जा रही थी परिवार की ओर से और अब आज फाइनली इस पर औपचारिक आदेश 1-2 बजे आ जाएगा। विकास, ये बताएं कि कोर्ट ने पूरे मामले को ट्रांसफर किया है दिल्ली। इसका मतलब ये माना जाए कि ये आशंका कोर्ट को थी, सुप्रीम कोर्ट को, कि कानूनी कार्रवाई शायद उत्तर प्रदेश में ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी और शायद ये भी कि अब अगर ये कह रही है कोर्ट की इलाज के लिए भी लाया जाए तो इलाज को लेकर भी कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सबसे अच्छा इलाज मिले। जी बिल्कुल, कोर्ट ने आदेश से पहले इस मामले में ये पूछा कि पीड़िता की स्थिति अभी कैसी है, क्या किस स्थिति में है वो। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि वो वेंटिलेटर पर हैं अभी। इस पर कोर्ट ने ये कहा कि आप ये सुनिश्चित करें और ये असरटेन करके हमें बताएं कि अगर वो इस स्थिति में है कि उन्हें लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है तो उन्हें तुरंत एम्स शिफ्ट किया जाना चाहिए। यानी कोर्ट चाहता है कि अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो पीड़िता को मिले। इसके अलावा और भी मामले उठे हैं, जैसे कि कुछ उपयुक्त मुआवजा दिया जाए पीड़ित परिवार को। इन सभी बातों पर 2 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितना मुआवजा मिलेगा, क्या क्या होगा और किस कोर्ट में ये जाएगा। ये दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद हाईकोर्ट ये तय करेगा कि आमतौर पर हाईकोर्ट ये तय करता है कि किस जज को सुनवाई के लिए मामला सौंपा जाए। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोर्ट ने न सिर्फ ये किया है कि पूरे मामले को, जो अदालती मामला है उन्नाव केस से जुड़ा हुआ, उसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है, बल्कि साथ में ये भी कहा है सीबीआई को कि 7 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ पे रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यसभा में एनएमसी यानी चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 पेश किया और विधेयक को पेश करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसका मकसद चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। दरअसल इससे भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। This bill is aimed at a rapid expansion of medical seats while maintaining quality of medical education and reducing the cost of medical education. The need is to spur investment in the medical education sector by simplifying procedures and focusing on outcomes instead. It is not in any way meant to inconvenience students, but to facilitate provision of better quality of education to more and more students at reasonable fees. The NMC bill seeks to put in place a new structure to tackle the challenges in medical education effectively. और आइए अब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक है इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं जो इस विधेयक को बेहद खास बनाती हैं। और देखिए कि ये जो लोकसभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को पहले ही मंजूरी मिल गई है और भारी संख्या में इसके पक्ष में मतदान किया गया था। एनएमसी विधेयक निहित स्वार्थी तत्वों का विरोध करता है। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे पहले इस तरह के मामलों में, उसको पूरी तरह से खारिज करता है। एकल खिड़की वाली मेधा आधारित पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश है। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज और तमाम तरह के उनको मंजूरी देने का प्रावधान है उसमें एक स्पष्टता लाने की कोशिश है। इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की कोशिश इसमें की गई है। हितों का टकराव रोकने की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का विरोधाभास की स्थिति ना हो। जहां तक चिकित्सा की गुणवत्ता की बात है, डॉक्टरों के डेटाबेस से जो फर्जी डॉक्टर हैं उनकी एक तरह से स्पष्टता हो सकेगी। डेटाबेस इसका निर्धारण करेगा और नीम हकीमों को कड़ा दंड देने का प्रावधान किया गया है। जो ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टर नहीं है लेकिन वो गांव और दूर दराज के इलाकों में प्रैक्टिस करते हैं। सरकार सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बिल इसका प्रावधान करती है। इसके अलावा 2014 से लगातार जो मोदी सरकार है इसके पक्ष में धीरे धीरे कदम उठाती रही है। किस तरह से डॉक्टरों की संख्या सुनिश्चित हो सके आबादी के लिहाज से। भारतीय चिकित्सा परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें आते रही हैं। बड़े हमने इसमें मामले देखे हैं, उसको एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश है। और इसके अलावा एनएमसी विधेयक एक प्रगतिशील विधेयक है जो चिकित्सा शिक्षा की चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकता है। और इसके अलावा भी जो गुणवत्तापूर्ण तमाम मामले में है, उसके अलावा परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो है एकल व्यवस्था की गई है कि एक साथ इसकी परीक्षा हो। इसके अलावा यह भी कोशिश है कि देश में अच्छी स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। कई इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं। सरकारी अनुदानों, फीस, शास्तियों और प्रभारों को जमा करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निधि गठित करने की बात कही गई है। और यह भी कहा गया है जो चिंता रही है देश में कि जो डॉक्टर और मरीजों की संख्या का जो अनुपात है आखिर कैसे उसे सुनिश्चित किया जाए। तो ये विधेयक कहीं ना कहीं उसको सुनिश्चित करती है क्योंकि सरकार लगातार इस बात की कोशिश करती रही है कि जो मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या है, चाहे एमबीबीएस हो या फिर जो है परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री वाला जो सीटों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी की गई है और आने वाले वक्त में इसको भी और आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार इस तरह का मंतव्य पहले से रखती रही है। और एनएमसी विधेयक राज्यसभा में पेश हो चुका है और इस मुद्दे पर बात करते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह के साथ। नीरज, जिस तरह की खबरें थी कि इस पे बहस चल रही है, आपको लगता है जिस तरह का समर्थन इसे लोकसभा में मिला था, हम जानते हैं कि इसके पक्ष में 260 मत पड़े थे और 48 इसके विरोध में, राज्यसभा में क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा में भी उम्मीद है कि आसानी से ये जो बिल है वो पास हो जाएगा। किसी तरह का बहुत ज्यादा जो विरोध है वो देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अगर हम इस बिल की बात करें तो खास तौर से मेडिकल के क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम है इस बिल के माध्यम से, क्योंकि न केवल बेहतर डॉक्टर हमको मिल पाएंगे बल्कि जो डॉक्टर हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं और जो न केवल मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं बल्कि कई बार देखने में ऐसा भी आया था कि उनकी जान तक चली जाती है इनकी झोलाछाप डॉक्टरों की चपेट में आकर। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था मेडिकल के क्षेत्र में। जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते थे
जी नीरज, ये प्रावधानों के अलावा ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कई विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मीडिया में बयान दिए और कहा है कि इसमें कई सुधार की जरूरत है। और अब ये भी जानते हैं कि देश भर में कई अस्पतालों में डॉक्टर जो है इसके खिलाफ उन्होंने बात कही है और कहा है कि कई प्रावधानों को बदलने की जरूरत है। इसके परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि विपक्ष राज्यसभा में अपनी बात रख सकता है और कोशिश कर सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा लगाया जाए? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की कोशिश जरूर अड़ंगा लगाने की है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में काफी बहुमत से ये जो बिल है वो पास हुआ है, निश्चित तौर पर राज्यसभा में भी वैसे ही है। बहुत ज्यादा जो विरोध है वो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इक्का दुक्का जरूर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं इस आधार पर कि जो निजी क्षेत्र की जो सीटें थी उनमें से करीब 50% के करीब सीटें हैं वो गवर्नमेंट के पास आ रही हैं, और इसके साथ ही मेडिकल काउंसिल को खत्म करने की बात है, तो उसको लेकर जरूर थोड़ा सा विरोध है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है अभी तक जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते थे और जो आम जो स्टूडेंट हैं, जो आम मेधावी जो छात्र होते थे वो महंगी फीस के कारण एडमिशन नहीं ले पाते थे, तो अब उनके लिए भी रास्ता साफ होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला था कि जो नीट का एग्जाम होता था, जो छात्र नीट का एग्जाम देते थे उनमें उनके 0 नंबर आते थे। क्योंकि उनके पास पैसा होता था तो निजी जो सीटें होती थी, जो करीब 40,000 के आसपास की सीटें हैं पूरे देश भर की अगर हम बात करें, तो पैसा लेकर डोनेशन लेकर वो MBBS में एडमिशन ले लेते थे। तो उस स्थिति में जो प्रतिभा होती थी, जो एक्चुअल प्रतिभा होती थी, तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान होता था। लेकिन इस बिल के द्वारा अब ये भी निश्चित किया जाएगा कि जो मेडिकल की 40,000 के करीब सीटें थी उनमें से आधी यानी कि 20,000 के आसपास की जो सीटें हैं वो उनकी फीस का निर्धारण गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि इससे पहले केवल 40,000 सीटें ही गवर्नमेंट के पास थी और 40,000 निजी क्षेत्रों के पास थी। तो एक तो ये प्रावधान होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार की कोशिश होगी, जो करप्शन, काफी बड़े पैमाने पर करप्शन इसमें होता था, सीटों को बेचा जाता था, तो वो एक कह सकते हैं कि उस पर लगाम लगेगी और मात्र 20,000 के आसपास की जो सीटें हैं वो निजी क्षेत्र के पास रहेंगी। तो अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है सरकार का, जिस तरीके से ये बिल लेके सरकार आई है, और उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा से भी यूपी ये बिल आसानी से ही पास होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो नजरें होंगी राज्यसभा पर कि किस तरह से इस पूरे बहस ये आगे बढ़ती है और किस तरह से ये पास होता है, विपक्ष किस तरह से इस पे अपनी बात रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संसद भवन परिसर से। और आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में इस समय दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है और इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी, नए कारोबारियों को संकट में फंसने के बाद निकलने में आसानी होगी और सभी दावेदारों को अधिक से अधिक लाभ होगा। The main purpose of the bill is to further the object of the code, which is to ensure insolvency resolution of corporate debtors in a time-bound manner and for the maximization of the value of assets of such debtors. और थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान भारत मंत्री परिषद बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत आसियान क्षेत्र को काफी महत्व देता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत एक मजबूत, एकीकृत और संपन्न आसियान चाहता है जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरते हुए आयामों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। We want to see a strong, unified and prosperous ASEAN playing a central role in the emerging dynamic of the Indo-Pacific as it contributes to India's prosperity and security as well. और एस जयशंकर ने यह कहा कि भारत आसियान क्षेत्र के साथ ज्यादा संपर्क चाहता है। Engagement with ASEAN has been and will remain a critical element of India's Act East policy and strategy. Acting East is now also a means to implement our Indo-Pacific outlook. Indeed, that is its logical extrapolation. India seeks greater connectedness with the ASEAN region. We envision connectivity with the region in very broad terms, including physical, economic, political connectivity and close contact at the people-to-people level. The historic, cultural, economic and political ties
that have existed between India and the ASEAN region are the stepping stones to achieve the vision of a more connected India and the ASEAN region and a closer partnership. और थाईलैंड दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बैंकॉक में थाईलैंड के विदेश मंत्री डोन प्रमुदविनई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी मुद्दों पर बातचीत की। दोनों विदेश मंत्री आज आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। और बाद में जयशंकर ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष विंस्टन पीटर्स से मुलाकात की। दोनों ने आपसी महत्व का मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान 26वें एशियाई क्षेत्रीय फोरम और 10वीं मेकोंग गंगा सहयोग मंत्रिमंडलीय बैठक में भी भाग लेंगे। इसके अलावा एस जयशंकर वियतनाम के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों के मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री प्राक सोकोन के साथ 10वीं MGC मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और विदेश मंत्री के थाईलैंड दौरे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, जिस तरह की आज की खबरें हैं किस तरफ संकेत करती हैं? देखिए, आसियान एक प्रमुख फोरम हो गया है जहां पर इस क्षेत्र की विविधता, इस क्षेत्र के जो व्यापारिक जो पोटेंशियल है और इस क्षेत्र का जो भू राजनीतिक महत्व है उसको देखते हुए यहाँ पर दुनिया के तमाम देशों की राजनीति यहाँ पर आगे केंद्रित हो रही है। हम देख रहे हैं कि आसियान शिखर सम्मेलन में, जो विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन है, उसमें आसियान देशों, सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, अमेरिका और यूके के जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो विदेश मंत्री जो भारत के हैं जयशंकर, उनका जो अगले 2 दिनों में यानी आज और कल जो उनके विदेश में वहां पर प्रोग्राम है उनमें बहुत संभव है कि यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ वो अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात और रशियन विदेश मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो तमाम जो द्विपक्षीय बातचीत होगी विदेश मंत्री के स्तर की, वो भी इस दौरे में हो सकती है, जहां पर भारत इस क्षेत्र में अपनी चिंताओं, अपनी व्यावसायिक और रणनीतिक चिंताओं को साझा करेगा अपने विभिन्न मित्र और सहयोगी राष्ट्रों के साथ। और इसके बदले किस प्रकार से भारत अपने कॉमर्शियल और जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको सुरक्षित करते हुए सहयोग को आगे बढ़ा सकता है, इस पर अपने देशों के साथ बातचीत करेगा। बिल्कुल, और हम जानते हैं पहले से आसियान के साथ जिस तरह से भारत एक्ट ईस्ट नीति के तहत काम करता रहा है और खासकर जो इंडो पैसिफिक जो पूरा रीजन है वहां पे भारत जिस तरह से जहां तक कारोबारी सहयोग की बात है उसको लेकर काम करता रहा है। आपको लगता है इस क्षेत्र को लेकर किस तरह की बातें उस पे काम भारत कर रहा है और किस तरह की बातें सामने आ सकती हैं? देखिए, यहाँ पर ओपी हमें ये समझना होगा कि चीन इस क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अपने बढ़ते हुए इकोनॉमिक प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए वो साउथ चाइना सी में उसने पिछले काफी दिनों में चीन पर लगातार आरोप लगते रहे कि वो इस क्षेत्र का जो रणनीतिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उसने अपना एक इलीगल प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की, जिसका आसियान क्षेत्र तमाम विरोध कर रहे हैं। जो ये इंडो पैसिफिक जो इलाका है इसमें भारत ने हमेशा से इस बात की वकालत किया कि यहाँ पर एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। जो भी इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स हैं उनको उनकी कदर यहाँ पर होनी चाहिए और साथ ही जो मल्टीलैटरलिज्म है, दुनिया के तमाम देशों को एक साथ एक मंच पर बैठ के जो व्यावसायिक और टैरिफ के जो इश्यूज हैं उनको हल करने पर काम करना चाहिए, ना कि यूनिलैटरलिज्म यानी किसी भी एक देश का अगर वो बड़ा है और वो ज्यादा ताकतवर है तो वो अपने हिसाब से अपने रूल को बनाने की कोशिश न करे। भारत ने रूल बेस्ड ऑर्डर को लगातार कायम रखने की कोशिश की है और यही एक विषय है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बार भी आसियान के तमाम विदेश मंत्रियों के सम्मुख भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी चैनल के लोकप्रिय शो मैन वर्सेस वाइल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखने की खबर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसकी शुरुआत एडवेंचरर और टीवी प्रस्तोता बेयर ग्रिल्स के एक ट्वीट के साथ हुई, जिसमें उन्होंने ये जानकारी साझा की थी कि एक विशेष एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ट्विटर पर #PM मोदी ऑन डिस्कवरी ने महज 2 दिन में जबरदस्त धूम मचा दी है। ट्विटर पर 1.2 अरब से अधिक इंप्रेशंस के साथ #PM मोदी ऑन डिस्कवरी ट्विटर पर किसी टेलीविजन शो के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया हैशटैग बन गया है। पहला ट्वीट किए जाने के 12 घंटे से भी कम समय में ही ये हैशटैग 72.8 करोड़ लोगों तक पहुंच गया था।
और बात गुजरात की बारिश की। देश में अधिकतर राज्य मानसून के चपेट में है। गुजरात के कई शहरों में कल तेज बारिश हुई। भारी बारिश और जल भराव के कारण वडोदरा में आज शिक्षण संस्थान और जिला अदालत बंद रहेंगे। उत्तर और दक्षिण गुजरात, इसके अलावा सौराष्ट्र क्षेत्र में किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य के आपदा प्रबंधन बलों को तैयार रहने को कहा गया है। मौसम की खराब हालत को देखते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तटों पर मछुआरों से समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। गाम्बिया की यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने गाम्बिया के राष्ट्रपति को उनके देश के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों को बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और उनके विकास में योगदान के लिए अवगत कराया। राष्ट्रपति ने गाम्बिया में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया और भारतवंशियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को गाम्बिया की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित किया। असेंबली भवन का निर्माण एक भारतीय कंपनी द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया गया है। The Gambia-India relations have come a long way. The goodwill among our people speaks volumes of the precious bonds of amity and solidarity that we enjoy. The warmth of your friendship and the taste of your cashews have been enjoyed by every home in India. We are at an important juncture in our relations. राष्ट्रपति ने भारत और गाम्बिया के बीच साझेदारी की सराहना की और वहां के कानून निर्माताओं से आतंकवाद और इबोला से लड़ने का आह्वान किया। To us, terrorism poses one of the gravest threats to humanity today. Your region has seen its violent and bloody trail. We have no choice but to strengthen the global fight against this evil. इससे पहले दिन में प्रवासी भारतीय समुदाय ने राष्ट्रपति कोविंद के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारत और गाम्बिया की छात्राओं ने बॉलीवुड गानों की धुनों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि वो भारत वंशियों के जोश को देखकर अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह प्रवासी भारत समुदाय विदेशों में भारत के सबसे बड़े और अच्छे राजदूत हैं। लेकिन गांधी जी का जो एक सत्य, अहिंसा का जो मार्ग था, उसके आधार पर चल करके देश में आजादी हासिल की और वो पूरे अफ्रीका के लिए आइकन बन गए। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय से अपनी मातृभाषा के माध्यम से भारतीय जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने गाम्बिया की अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। I am happy to learn that you speak in your mother tongue with families and friends, be it Hindi, Malayalam, Sindhi, Gujarati or Punjabi, and are eagerly passing on the same to your future generations. इसके साथ ही राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत के राष्ट्रपति भवन में आने का निमंत्रण भी दिया। अंत में मैं एक आप सबसे उसको गुजारिश समझिए, सजेशन समझिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब भी यदि आप इंडिया आए और इफ यू हैपन टू बी इन दिल्ली, प्लीज डू विजिट राष्ट्रपति भवन। डीडी न्यूज के लिए गाम्बिया से नंदिता डागर की रिपोर्ट। और मिड डे प्राइम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। हेलो, कौन?
नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद होगा फिर से आपका स्वागत। और अब वक्त है अर्थ जगत की खबरें जानने का व्यापार प्राइम में। और अर्थ जगत की खबरों के साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, अब आपके पास। शुक्रिया ओम प्रकाश। और आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात की जाए तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 1 दशक से ज्यादा के समय के बाद पहली बार कर्ज की दर में कटौती की है। अब इस कटौती के बाद अमेरिका में ब्याज दर 2 से 2.25% के बीच रहेंगे। अमेरिकी फेड का मानना है कि इस कटौती से बाजार में मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब फेडरल रिजर्व के 8 सदस्य थे, इनमें से 8 ने एक तरह से जो वोट किया है, जो वो कटौती करने के लिए किया। 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने कटौती ना करने के लिए वोट किया है। गौरतलब है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक के इस कदम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और फेडरल रिजर्व के इस कदम के बाद में जो दुनिया भर के शेयर बाजार है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल माना जा रहा है कि जो पैसा है वो अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिस वजह से सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो लगभग 425 अंकों की गिरावट आज शेयर बाजार में देखने को मिली और ये 37,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 11,000 से नीचे फिसल गया और 125 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ निफ्टी भी दिखाई दे रहा है। अगर एशिया बाजारों का सूरत हाल समझने की कोशिश करें तो एशियाई बाजारों में भी गिरावट का दौर जारी है। यानी कि एक तरह से जो फेडरल रिजर्व का जो कदम निकल करके आया है उसके बाद में दुनिया भर के जो शेयर बाजार है उसमें आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए अब बात विनिर्माण क्षेत्र की कर लेते हैं, जहां से कुछ अच्छी खबर निकल करके आ रही है। अब काम के जो नए ऑर्डर्स हैं और उत्पादन मजबूत होने से जुलाई महीने में देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार देखने को मिला है। इससे रोजगार के मोर्चे पर भी सुधार हुआ है। पीएमआई जून के 52.10 की तुलना में सुधर करके जुलाई में 52.5 पर पहुंच गया है। यह फैक्ट्री ऑर्डरों में त्वरित सुधार के कारण कंपनियों के उत्पादन बढ़ाने से हुआ है। यह लगातार 24वां महीना है जब विनिर्माण का पीएमआई 50 से ज्यादा रहा है। सूचकांक का 50 से ज्यादा रहना विस्तार दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का अगर पीएमआई होता है तो ये एक तरह से गिरावट दर्ज दिखाता है विनिर्माण क्षेत्र के अंदर। और कैफे कॉफी डे के संस्थापक और चेयरमैन वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद अब कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने एसवी रंगनाथ को अपना अंतरिम चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। 8 अगस्त को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सिद्धार्थ की याद में कल देश भर के लगभग 240 शहरों में सीसीडी के कुल 1750 रिटेल आउटलेट्स को बंद रखा गया था। एचडीएफसी की बात कर लेते हैं। जो एचडीएफसी है उसने ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए एक तरह से अच्छी सौगात और खबर दी है। कंपनी ने ब्याज दर में 0.10% की कटौती की है। अब घर लेने वाली जो घर फाइनेंस करने वाली जो कंपनी एचडीएफसी की जो कटौती है वो अलग अलग परिपक्वता अवधि के खुदरा ऋणों के ब्याज पर रहेगी और ये कटौती नए ग्राहकों के लिए लागू होगी ही, साथ ही साथ इसका फायदा मौजूदा ऋण ग्राहकों को भी मिलने की पूरी संभावना है।
तो आज व्यापार प्राइम में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए चलते हैं फिर से ओम प्रकाश के पास। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, इन तमाम खबरों को हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो ईरान पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों को लेकर भारत जैसे अच्छे मित्र और साझेदार के सहयोग से काफी खुश और संतुष्ट हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के विदेश मंत्री जावाद जरीफ पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका चीन जैसे उन देशों से भी संतुष्ट है जिसने उतना अच्छा तारतम्य नहीं है, लेकिन उन्होंने कारोबारी साझेदार के रूप में ईरान के बजाय अमेरिका को चुना है। भारत ने ईरान से तेल का आयात कम करके लगभग शून्य कर दिया है, जिसके साथ उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। वहीं अमेरिका ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए ईरान के विदेश मंत्री जावाद जरीफ पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने ये प्रतिबंध इस आधार पर लगाए हैं कि जरीफ ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से या उनके लिए काम किया या ऐसा करने का इरादा रखा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ये ईरानी लोगों का दमन करने और आतंकवाद को सक्षम बनाने वाले संसाधनों से ईरानी सत्ता को वंचित रखने की ओर एक और कदम है। उन्होंने कहा कि ईरान के कीमती संसाधनों को ईरान के लोगों के लिए निवेश करने के बजाय ईरानी शासन आतंकवाद को बढ़ावा देता है, निर्दोष ईरानियों को जेल भेजता है और उनका उत्पीड़न करता है, सीरिया और यमन में संघर्षों को हवा देता है और उसने हालिया सप्ताह में अपने परमाणु कार्यक्रमों को भी विस्तार दिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की निगरानी में नए रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया गया, जो एक साथ कई रॉकेट प्रक्षेपित कर सकता है। उत्तर कोरिया की सरकारी संवाद समिति KCNA ने यह बताया है कि किम की निगरानी में 31 जुलाई को एक ऐसी निर्देशित रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया गया जिससे कई रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। दक्षिण कोरियाई सेना ने बुधवार को यह बताया कि उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर वोनसान में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन उसने बुधवार को एक बार फिर इसका उल्लंघन किया। एक सप्ताह के भीतर किया गया ये दूसरा उल्लंघन है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पिछले महीने हुई बातचीत के बावजूद प्योंगयांग ने यह कदम उठाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के बीच व्यापार के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच अमेरिका की पहल पर बात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में लगने वाली आग से निपटने में सहायता की पेशकश की। पुतिन इसे द्विपक्षीय संबंधों को बहाल होने का संकेत मानते हैं। उन्होंने कहा कि जब आवश्यक होगा वे अमेरिका की सहायता का उपयोग करेंगे। रूस के साइबेरिया और अन्य क्षेत्रों में भयंकर आग लग जाती है और इस समय 5 क्षेत्रों में आपात स्थिति लागू है। यह आग 67 लाख एकड़ क्षेत्र में फैल गई है। और मिड प्राइम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेल जगत की खबरों पर होगी नजर। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। आपका लेटर। सबरेम नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना?
एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अब मिड डे प्राइम में एक बार फिर से आपका स्वागत और अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। और खेल प्राइम के साथ हमारे सहयोगी रजनी सेन हमसे जुड़ रही हैं। रजनी, अब आपके पास। शुक्रिया ओपी जी। और खेल की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एशेज सीरीज की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का पहला टेस्ट अब से कुछ देर बाद बर्मिंघम में खेला जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली इंग्लैंड की टीम को इस बार सीरीज जीतने का दावेदार माना जा रहा है। एशेज के पहले टेस्ट के साथ ही आईसीसी की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की भी शुरुआत हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रतिद्वंदिता का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 1 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में बर्मिंघम में आमने सामने होंगी। इस टेस्ट के साथ ही आईसीसी का नया ड्रीम प्रोजेक्ट यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल एशेज अर्न ऑस्ट्रेलिया के पास है। उन्होंने अपने घर में पिछली एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हराया था। क्रिकेट की ये सबसे रोमांचक ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया 33 बार जीत चुकी है, जबकि इंग्लैंड ने 32 बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। एशेज सीरीज कुल 70 बार खेली जा चुकी है। इसमें कुल 346 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 144 और इंग्लैंड ने 108 मैच जीते हैं। 94 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। हाल ही में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम को इस बार एशेज जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। विश्व कप की सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी और ऑस्ट्रेलिया उस हार का बदला लेने के लिए तैयार है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा है कि उनकी टीम एजबेस्टन में एशेज का पहला टेस्ट खेलने को लेकर काफी उत्साहित है। रूट को भरोसा है कि उनकी टीम में पहला टेस्ट जीतने की काबिलियत है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने कहा है कि उनकी टीम भाग्यशाली है कि उनके पास स्मिथ और वार्नर जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं और टीम उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहेगी। We're very excited as a group. It's a great opportunity for us to obviously play the first Test match here at Edgbaston. We've got a very good record here as a team. It's really important that we're very focused, very clear on how we want to approach this series, that first day in particular. But obviously feel very confident that this group of players is more than capable of winning this Test match. Yeah, no different to any other game of cricket. If the more experienced players you've got on a team, generally, the more it's going to help. So, yeah, we're in a really lucky situation at the moment where we've got two world-class batsmen, two guys that have played a lot of cricket in England, a lot of big Test series and a lot of big Test matches. So for us not to tap. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए आर्चर को टीम में जगह नहीं मिली है। आर्चर ने इंग्लैंड के विश्व कप में विजय अभियान में 20 विकेट लिए थे। वहीं आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिस वोक्स ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है। ओली स्टोन और सैम करन भी टीम का हिस्सा नहीं है। रिकॉर्ड टेस्ट विकेट लेकर जेम्स एंडरसन की चोट से उबरने के बाद वापसी हुई है। पहले एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम इस तरह से है: रॉरी बर्न्स, जस्टिन रॉय, जो रूट, जोस बटलर, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो विकेट कीपर, मोइन अली, क्रिस वोक्स,
स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। साइना नेहवाल का सामना जापान की सयाका ताकाहाशी से होगा। कल खेले गए पहले दौर के मैच में साइना ने थाईलैंड की चाइवान को 21-17, 21-19 से पराजित किया था। वहीं पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत का सामना थाईलैंड के खोसित फेद प्रताप से होगा। कल खेले गए मैच में श्रीकांत ने चीन के रेन पेंगबो को 3 गेम में हराया था। एचएस प्रणॉय के सामने जापान के 6ठी वरीय केंटा निशिमोतो की कड़ी चुनौती होगी। कल प्रणॉय ने हांगकांग के वांग विंग की विंसेंट को हराकर दूसरे दौर में जगह पक्की की थी। दूसरे दौर में साई प्रणीत का सामना भारत के ही शुभंकर डे से होगा। पी कश्यप दूसरे दौर में चीनी ताइपे के चेन तिएन चू से भिड़ेंगे। कश्यप ने कल इजराइल के निशा जिल्बमैन को शिकस्त दी थी। तो ये थी खेल की खबरें। बाकी खबरों के लिए चलते हैं वापस ओम प्रकाश के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खेल की खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रजनी। और आगे बढ़ते हैं और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफलाइन की। विश्व भर में स्तनपान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। मां का दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्तनपान संकल्प है, विकल्प नहीं। आइए समझते हैं कि स्तनपान का क्या है महत्व। मां का दूध बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। प्रत्येक वर्ष स्तनपान के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। स्तनपान का माँ और शिशु के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर माँ का देखें तो ये प्रसव के बाद ब्लीडिंग कम करता है, जिससे कि खून की कमी कम होती है। साथ में ये माँ को गर्भाशय और अंडाशय का जो ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है और साथ के साथ बच्चे माँ को फिगर देता है, एज वेल एज कॉन्ट्रासेप्शन, ताकि बच्चे जल्दी ना ठहरे, इसका भी फ़ायदा देता है। और अगर हम बच्चे को देखें तो बच्चे के लिए ये बहुत संपूर्ण आहार है। साथ के साथ वो उसको इंटेलिजेंट भी ज़्यादा बनाता है और काफ़ी सारे संक्रमण जैसे डायरिया, निमोनिया और इन तरह की चीज़ों से बचाता है। साथ में ये वयस्क होने पर इनको डायबिटीज़ और अलग तरह की जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह से भी बचाता है। माँ का दूध जन्म से 6 महीने तक शिशु को पूर्ण पोषण प्रदान करता है। जो हमारी अनुशंसाएं हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होना चाहिए, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है। 4 बातें हम याद रखें। जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर दूध पिला दिया जाए। दूसरा, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, पानी भी ना दिया जाए। तीसरा, 2 साल तक या उससे भी ज़्यादा चाहें तो दूध पिलाना चाहिए। और चौथी बात है कि 6 महीने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू करें, क्योंकि माँ का दूध पूरा नहीं होता है बच्चे के लिए, ऊपर के खाने की उसको ज़रूरत पड़ती है 6 महीने के बाद। माँ और बच्चा बीमार है तो भी बच्चे को दूध पिलाते रहें, ताकि वो उसको बीमारियों से बचाएगा। शिशु को स्तनपान अवश्य करवाएं, जिससे शिशु का स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और मिड डे प्राइम में तो आज इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर। 2 बजे तक का मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है पीड़िता से संबंधित, और इस पर नजरें होंगी। आप बने रहेंगे डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।